वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर लास्ट लेक्चर नंबर 19 फॉर क्लास 12। अब तक हमने 18 लेक्चर कंप्लीट किए हैं यूनिट 3 के, लेकिन आज जो लेक्चर है इसके बाद मेरे हिसाब से हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर कुछ एक आधा टॉपिक रह सकता है, कोई ये कहे कि सर मेरी बुक अलग है उसके अकॉर्डिंग ये एक टॉपिक रह गया, तो एक आधा यदि कोई टॉपिक रहता है किसी का वो पूछ सकता है, लेकिन लगभग हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं 18 लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 यूनिट 3 क्लास 12 फिजिक्स। तो आज हमने वो पोर्शन हमारा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यदि आज हम शुरुआत करें तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक, अब तक जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसके अंदर हमने भाई मैग्नेटिक की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन जो बी था हमारा, एस था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग दोनों बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर हरियाणा बोर्ड हो, दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्टैरिसीस कर्व और हिस्टैरिसीस लूप के ऊपर ये क्वेश्चन आता है। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। वो चीज़ें क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि इंसान के अंदर याददाश्त होती है, यदि किसी की याददाश्त चली जाए तो मतलब समझ लो पीछे का गजनी मूवी जिसने देखी होगी, गजनी मूवी में क्या रहता है, आमिर खान की याददाश्त चली जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास कई सब्सटेंस भी ऐसे होते हैं, कई ऐसे है कि जो नॉन लिविंग है और लेकिन उसके अंदर याददाश्त रहती है। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल, ये पॉसिबल है भाई। अब ये पॉसिबल होने का मतलब ये नहीं कि आप जा रहे हो किसी पत्थर के साथ, आपका पैर टकराया और आप वो पत्थर आपके जब तक दोबारा नहीं जाओगे तब तक आपका वेट करेगा कि कब वो आए, कब मैं उसको उठ के दोबारा मारूं, ऐसा कुछ भी नहीं। याददाश्त आने का मतलब है कि यदि उनके साथ पास्ट में क्या हुआ है वो उन चीज़ों को याद रखते हैं। पास्ट में क्या हुआ, उन चीज़ों को याद रखने का मतलब क्या हुआ कि भाई सपोज करो हम कोई बात करें, मैं आपको कुछ डायग्राम बना के समझाता हूँ। पहले हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही है, इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास। सपोज करो इस तरीके से है वो, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अप्लाई नहीं कर रखी है हमने, ठीक है। इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन है भाई, आपको पता है जो डाइपोल है वो इस तरीके से रैंडमली अलाइन, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर भाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही हम भाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम क्या देखते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ उन सब ने अपनी डायरेक्शन मैग्नेटिक, यदि यहाँ पे हम बात करें भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन ये है, तो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था हमारे पास, उसको हमने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो की, ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि धीरे धीरे भाई जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है उसकी वैल्यू को मैंने कम करना शुरू कर दिया, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू किया। तो हम क्या देखते हैं, इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब इन दोनों में देखो फर्क क्या है इन दोनों में, इसमें तो भाई जब नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है उस केस के लिए है ये। अब ये वाला है, इसको भाई एक नाम और बोल सकते हैं हम, एक नाम और क्या होता है इसका, BH कर्व, तीनों नाम हम यूज करते। अब इन तीनों में डिफरेंस देखो, ये पहला वाला केस है जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है
जीरो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सभी अपने अपनी धुन में मगन है, कोई किस साइड जा रहा है कोई किस साइड जा रहा है। ठीक है, हमने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे यहाँ पे हमने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम की, जीरो करने की कोशिश की, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू हमने हटा दी है, लेकिन फिर भी कई क्या है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में, जैसे हम यदि ये वाला केस, ये वाला और ये, इन तीनों की हम बात करें तो ये तीनों अभी भी किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। जब हमने बाहर से कोई भी इनको ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बाहर से जो H है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने लगा रखा है उसकी वैल्यू जीरो है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं, फिर भी ये किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये सारी चीजें हमें किसके अंदर बतानी है, हिस्टैरिसीस कर्व के अंदर। नहीं हटेगी अपनी जगह पे ही है। अब इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यदि हमने पहले इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी थी, अब इनको भी जीरो बनाने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। हम किस डायरेक्शन में, अब यहाँ पे जो आपको मैंने मेमोरी बताई थी अभी, इनकी याददाश्त क्या है, ये इनको पहले पास्ट में ये इनको याद था कि हम भाई ऊपर इस डायरेक्शन में गए तो इनकी याददाश्त अभी चालू, ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है टाइम के साथ। तो ये सारी चीजें जीरो बनाने के लिए हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में जब करवाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। अब ये तो था हमने डायग्राम से आपको समझा दिया, लेकिन यदि अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये वाली साइड H के लिए, ये वाली साइड B के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि भाई मैंने धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ाई तो हमारी H की वैल्यू भी बढ़नी शुरू होगी, H की वैल्यू बढ़ाई सॉरी तो B की वैल्यू भी बढ़नी शुरू होगी। एक पॉइंट आएगा जिस पे वैल्यू सैचुरेट करना शुरू कर देगी, मतलब B की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट, भाई हमने एक बार फोर्स अप्लाई किया बाहर से, तो यदि एक बार इस डायरेक्शन में आ गए, इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो एक पर्टिकुलर शेप में आ गई, तो उससे आगे वो चेंज नहीं होने वाली, उसी डायरेक्शन में रहेगी। या इससे आगे भी हम इनको चेंज कर सकते नहीं, अब ये जहाँ पे आगे वहीं पे रहेंगे, इससे आगे भाई हम इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधे हो तो गई, अब इससे ज्यादा हम इनको क्या चेंज करें, इनकी वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अब हम क्या देखते हैं भाई, धीरे धीरे मैंने वैल्यू इसको कम करना शुरू की, जो H की वैल्यू थी हमारी, बाहर से हमने फील्ड अप्लाई कर रखी थी, उसकी वैल्यू को जीरो करना शुरू किया, तो हम क्या देखते हैं कि इस जगह पे आ गया, इस जगह पे आ गए भाई, ये वैल्यू क्या है, ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, B की वैल्यू यहाँ पे आई है, जबकि H की वैल्यू क्या है इस जगह पे जीरो। H की वैल्यू जीरो होने के बावजूद भी B की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, मतलब ये सेकंड वाला केस बात कर, सॉरी ये वाला केस में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे H की वैल्यू जीरो है, B की वैल्यू नॉन जीरो, ठीक है। तो ये जगह बच गया हमारे पास, इतना गैप बच गया, ठीक है। इसको यदि हम A मान लें, ये O, ये हमने क्या मान लिया B डैश, ठीक है। अब इसको जीरो नहीं हुई, लेकिन हम इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, वापिस बैक डायरेक्शन में नेगेटिव एज इस डायरेक्शन में था, इस साइड ग्राफ बना, हमने अपोजिट कर दिया, इस साइड में ग्राफ लेके जाने लग गया, ठीक है। अब एक जगह है, इसको लेके जाएंगे तो एक जगह आने के बाद इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब भाई दोबारा जब वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से फिर मूव करना शुरू करते। ये जो हमारे पास बनता है, ये जो ग्राफ बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिस्टैरिसीस कर्व। अब इसमें दो पॉइंट मेन होते हैं भाई, एक तो ये वाला, यदि हम इसको नाम लिखे B डैश हो गया हमारे पास, ये हमने C मान लिया, ये D E F और वापिस A, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो एक तो ये पॉइंट OB डैश है, क्या है, एक OB डैश और एक हमारे पास OC, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है कि जब हमने भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सॉरी जो मैग्नेटिक B क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। H क्या हमारे पास, फोर्स। दूसरी भाई जब हम ये कहेंगे कि B की वैल्यू बढ़ रही है तो H की वैल्यू क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा था इनके बीच में कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H,
ये नहीं आया होगा याद कहाँ पे पढ़ा, लेकिन अभी इसमें डाया और जो फेरोमैग्नेट हमने पढ़े उसके अंदर ये रिजल्ट तो हमने यूज किया, B इज इक्वल टू म्यू एच। उससे पहले भी जब मैग्नेटिक हमने जो टर्म सम इंपॉर्टेंट टर्म करके एक टॉपिक करवाया था उसके अंदर भी ये वैल्यू हमने पढ़ रखी है कि B इज इक्वल टू म्यू एच। वो रिजल्ट कहाँ से आया है कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी, इसको भाई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब हम किसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, H। मतलब ये दोनों वैल्यू तो साथ साथ बढ़नी है ही, ठीक है। ये था पहला, लेकिन अब मैं बात कर रहे थे दो वैल्यू। अब जो OB डैश पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, H की वैल्यू तो 0 है लेकिन B डैश की वैल्यू नॉन जीरो। H की वैल्यू तो क्या है आप देख सकते हो साफ साफ, जो OB डैश पॉइंट हमारे पास इसमें हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई इसके अंदर, कि हमारे पास जो वैल्यू है B की वो तो क्या है नॉन जीरो और H की क्या है 0। इस पॉइंट को बोलते हैं रेंटिविटी, रेंटिविटी बोलते हैं जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है हमारे पास B की वैल्यू है वो नॉन जीरो हो और H की वैल्यू क्या हो, मैग्नेटिज्म फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या हो 0, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम रेंटिविटी। दोबारा देख सकते हो आप कि भाई जैसे जैसे हमने शुरू में वैल्यू इंक्रीज करना शुरू की तो हम क्या देखते हैं कि जो वैल्यू है हमारे पास किसकी इंक्रीज हो रही है, दोनों की साथ साथ इंक्रीज हो रही है। पॉइंट ए पे आने के बाद ए की वैल्यू सैचुरेट करना शुरू कर देती, सैचुरेट करने का मतलब है इससे आगे वो इंक्रीज नहीं होगी, बी की वैल्यू सॉरी। अब बी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तो हम इसको वापस लेके आते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे आने के बाद क्या होता है कि बी की वैल्यू तो नॉन जीरो रहती है, ये हमने लिख रखा है, और एच की वैल्यू क्या हमारे पास 0। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे इसके अंदर रिटेंटिविटी। एक सेकेंड, रिटेंटिविटी होता है, ये होगा हमारे पास, ठीक है। यदि नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें कि एक ऐसा पॉइंट जिसके अंदर क्या है कि हमारी B की वैल्यू क्या है 0 है लेकिन H की वैल्यू क्या है नॉन जीरो, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है H की वैल्यू नॉन जीरो, B की वैल्यू 0, कोएसिटी इसको हम बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है उसकी वैल्यू तो 0 हमारे पास, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू तो यहाँ पे नॉन जीरो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे कोएसिविटी, ठीक है। ये दो पॉइंट थे इसके अंदर मेन जो हमसे पूछ सकता है वो कि भाई रेंटिविटी, रिटेंटिविटी और कोएसिविटी को डिफाइन करो, तो ये आप दोनों आने चाहिए, ठीक है। इस सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं हिस्टैरिसीस करो। अब भाई बात करें कि ये जब होता है यहां से हम गए और यहां से वापस आ गए, क्या जब हम वापस आ रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ है ये वापस जब आए हैं तो ये पाथ फॉलो हुआ, जो ए वाला पाथ है ये फॉलो हुआ नहीं हुआ, मतलब नीचे से गया है, एनर्जी का लॉस हुआ है। और एनर्जी का लॉस किसकी फॉर्म में होता है भाई, यहाँ पे हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। एनर्जी लॉस हो गया हमारे पास और किसकी फॉर्म में होगी हीट की फॉर्म में। और यदि कोई आपसे ये पूछे भाई कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है तो कैसे बताओगे, तो हम यदि इस कर्व का एरिया फाइंड आउट कर ले, अमाउंट ऑफ हीट लॉस यदि हम निकालें किसके इक्वल होगा भाई एरिया ऑफ लूप। यदि हम एरिया ऑफ लूप फाइंड आउट कर ले तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास हम ये बता देंगे कि उस कर्व के अंदर कितना एनर्जी का लॉस हुआ है। एक तो ये बात होगी क्लियर। दूसरा हम क्या बताएंगे, चलो पहले इसको एक बार लिख लेते हैं फिर भूल जाओगे वरना सारा अभी बता दिया। लिखो इसमें एक बार, चलो लिखते हैं भैया अब इसमें
the graphical relation between magnetic field induction and B and magnetizing force F is called BH कर्व। ठीक है, ये वैल्यू भाई बी को रिप्रेजेंट करेगी, ये साइड एच को रिप्रेजेंट करेगी। As we increase the value of H, the value of B also increase। After some time or at point A, the value of B saturate मीन्स कि और ज़्यादा इंक्रीज करने के बाद इसमें H की वैल्यू और भी यदि इंक्रीज करे तो इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। सो नाउ वी स्टार्ट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ H। we find that at point B dash the value of H या मैग्नेटाइजिंग फोर्स is 0 but value of magnetic flux density is non-zero। This side OB dash is called retentivity।
रिटेंटिविटी। क्या होती है, अब इसको एक बार और अलग से लिख लेते हैं। द पॉइंट वेयर या द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन when the value of magnetizing force is 0। तो ये भाई हमने पहली सिचुएशन इसके अंदर बता दी है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये नॉन जीरो है। कब? जब हमारे पास h की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, उसको हम क्या बोले? रिटेंटिविटी बोलेंगे। अब हम डिफाइन कर रहे भाई इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में करंट की वैल्यू को अप्लाई करेंगे या मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। नाउ टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ b up to 0 we apply magnetizing force in opposite direction at point C where the value of b is 0 4 and value of h is नॉन जीरो। ठीक है, द साइड OC रिप्रेजेंट कोहेसिविटी। ये हमने लिख लिया भाई यहाँ तक। फिर बता देता हूँ एक बार कि शुरू में हमने दोनों की वैल्यू को इंक्रीज किया है, फिर हम जैसे ही एच एक पॉइंट ऐसा आता है जब सैचुरेट करना शुरू कर देती है बी की वैल्यू, मतलब उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं एच की वैल्यू को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते। फोर्स जो हमने बाहर से अप्लाई कर रखा है तो हम कम करना शुरू कर देते। वो मैंने आपको पहले समझा दिया डायग्राम बना के, वो यहाँ पे बनाने की जरूरत है नहीं। कि जैसे ही हम कम करते तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ डोमेन हमारे उसी डायरेक्शन में रह जाते हैं। वो डोमेन को वापस भाई उसकी डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। और उस मैग्नेटिक फोर्स जहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है वो तो रिटेंटिविटी होगा, और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते बी की वैल्यू को जीरो बनाने के लिए, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिविटी। ठीक है, ये दोनों होगी। अब इसमें आगे देखो, अब भाई जैसे हमने रिटेंटिविटी को डिफाइन कर दिया क्या कि भाई वो
नॉन जीरो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज जीरो। और यदि आपको कोई यहाँ से ये कहे कि आपको रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे कि वो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। ठीक है, लिख सकते हो इसको आराम से, लिखो तो उसी में ही आगे लिख लेना भी, इसको भी हटा देते हैं। अब इसका हटा सकते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो कि कौन सा लिखना है हमें, कौन सा नहीं। देखो ऐसे ही लिख लेना भाई, इसमें अलग से मत लिखना। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is zero is called कोरेसिविटी। अब ये साइकिल भाई रिट्रेस करती है अपना पाथ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा लिख लेते फिर बताता हूँ मैं आपको। एंड वी, ये तो हो गया। Now from D we can again change the value of B and H through point E and F, we find that the magnetization and demagnetization and demagnetization process happen. It is clear from figure that curve is not passing through OA again. It means there is some loss of heat here, and the loss of is found by the area of curve एक सेकेंड भाई, some loss of energy here, and the loss of
energy is found, is loss of energy is found in the form of heat. Loss of energy is equal to किसके होगा भाई लॉस ऑफ एनर्जी, एरिया ऑफ कर्व, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है भाई वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो दो होंगे, एक तो हार्ड फेरोमैग्नेट, चलो इसको आगे लिखते हैं एक बार रब करके। ये यहाँ तक हो गया होगा क्लियर भाई? कुछ नहीं बताया, इसी के बारे में बताया कि जब रिट्रेस करता है तो यहाँ से नहीं जाता। यहाँ से क्यों नहीं जाता? कुछ एनर्जी लॉस हुई। एनर्जी किसकी फॉर्म में लॉस होती है? वो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है हमारे पास। देखो अब इसमें आगे, अब इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट अब इसमें hysteresis curve for soft iron and steel। ये हमारे पास, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो मैं आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ एक बार। ठीक है, और सेकंड है हमारा इस तरीके का। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं, आप समझदार। अब आपको दो कर्व दिख रही है और मैं ये कह देता हूँ ये वाला जो है फॉर स्टील और ये वाला किसके लिए है? फॉर सॉफ्ट आयरन। ये हमारे दो आपको लूप दिख रहे हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? यदि मैं अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ ताकि आप इनमें आज इजीली डिफ्रेंशिएट कर सके कि हमारे पास जो फेरोमैग्नेट है वो दो टाइप के होते हैं भाई। एक होते हैं हमारे पास कौन से? हार्ड, और एक कौन से होते हैं? सॉफ्ट। ये वाले यूज हम करते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए और ये वाले करते हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। इसके अंदर हाई एरिया और इसके अंदर लो एरिया। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं भाई उसको हम आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत देर में जाके डिक्रीज होती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे ही आप करंट को हटाओगे वहाँ से, इसमें से करंट की जो वो प्रॉपर्टी हमारे पास वो हट जाती है। पहली चीज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पे एनर्जी का लॉस ज़्यादा हो, इसमें एनर्जी का लॉस क्या होता है? कम। इसके अलावा इसके अंदर हम बात करें कि जो एच की वैल्यू रिटेंटिविटी की वैल्यू होगी, रिटेंटिविटी की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होती है, कोरेस्टिविटी की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होती है। इसके अंदर वैल्यू दोनों
कम है। इसके अंदर रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसके अंदर भी रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन ये वैल्यू इसके अंदर क्या होती है हमारे पास, कम। चलो वो तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इसको यदि हम यहाँ से देखें भाई कि स्टील और सॉफ्ट आयरन दो है, तो इसके हिसाब से यदि हम कंपैरिजन करते हैं हमें क्या मिलता है कि भाई इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो ये कौन सा हमारे पास हार्ड फेरोमैग्नेट, कौन सा है ये हार्ड, और इसके नाम में लिख ही रखा है सॉफ्ट आयरन। ये कौन सा है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, ठीक है। इसका मतलब इसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो इसकी रिटेंटिविटी और कोएसिटिविटी दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा। इसलिए हम इसको किस में यूज करते हैं, इसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज कर सकते हैं। इसमें वैल्यू कम हमारे पास, तो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने सोलेनोइड पढ़ा है, सोलेनोइड हमने पढ़ा है, उस केस में हम इसका सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन को आपने पढ़ा भी होगा पहले, चलो लिख लेते हैं अब इसके बारे में थोड़ा। देखो साफ साफ आपको पता लग रहा है, फिर बता देता हूं मैं एक बार कि जो कर्व हमारे पास जहां पे एरिया ज्यादा है तो उसकी रिटेंटिविटी कोएसिटिविटी, इस केस में यदि हम बात करें रिटेंटिविटी कोएसिटिविटी दोनों क्या है, ज्यादा है। और इसके अंदर क्या है भाई हमारे पास जो रिटेंटिविटी की वैल्यू है वो कम है, और स्टील के अंदर रिटेंटिविटी की वैल्यू ज्यादा होने के कारण हम इसका यूज कहां पे करते हैं, चलो लिख लेते पहले एक बार। It is clear from both figure the value of retentivity coercivity and area all are high for स्टील। स्टील के लिए क्या है हमारे पास, ज्यादा है, सो वी कैन say that steel can be used for making permanent magnet as high retentivity and coercivity give us या help for high magnetic field and coercivity will, ये भाई हाई मैग्नेटिक फील्ड में कौन मदद करेगा, इसकी जो हमारे पास रेंटिविटी होगी वो मदद करेगी, और कोएसिटिविटी किस में मदद करेगी, विल हेल्प या विल नॉट अलाउ टू इजी
डीमैग्नेटाइजेशन, वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होने देगी। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कैन बी यूज्ड टू मेक electromagnet as it have low retentivity and high relative परमेबिलिटी। भाई सीधी सी बात है कि हमने जो ग्राफ बना रखे थे, दोबारा बना देता हूँ एक बार। इस तरीके से जो था हमारे पास, ये तो था किसके लिए, स्टील के लिए, और जो दूसरा था हमारे पास ये इस तरीके से जो है वो किसके लिए है, सॉफ्ट आयरन के लिए। इसमें हमारे पास जो दोनों वैल्यू है कम होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी होगा, रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन का, अरे ये जो वैल्यू है ये हमें मदद करवाती है किसमें, उसकी जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग बनेगी, इससे जो बी की वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी जब रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी, और डीमैग्नेटाइज आराम से नहीं हो पाएगा जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी। जो कोएक्सिटिविटी की जो वैल्यू है वो वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो वो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा हमारे पास। ठीक है, सॉफ्ट आयरन में दोनों कम होती है, लेकिन रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा ड्यू टू हाई रिलेटिव permeability, it can be magnetized easily। हम इसको आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। भाई एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट। आप कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो केवल मैग्नेट की तरह तब बिहेव करते हैं जब वो जब उसके अंदर से करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू पास होगी, उस टाइम पे जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो हमारे पास हर सिचुएशन में मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करे वो कौन सा होता है, परमानेंट मैग्नेट। ये यदि फेरोमैग्नेट की बात करें, यूज ऑफ फेरोमैग्नेट, इसमें यदि हम बात करें, और पहली बात करते किसकी, परमानेंट मैग्नेट। क्या होंगे परमानेंट मैग्नेट, इसके अंदर यदि हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, ए फेरोमैग्नेट is said to be permanent magnet। इसको हटा देते हैं ना अभी, it's said to be permanent magnet if it show फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई उसके अंदर, पहली है हाई रिटेंटिविटी, so that it can give a strong magnetic field, a strong magnetic field first। second है
हाई कोरेसिविटी so that it cannot demagnetize easily. थर्ड है हाई रिलेटिव permeability so that it can magnetize easily. ठीक है, ये तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी है। यदि इनमें से कोई शो कर रहा है, भैया तीनों शो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसा हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। और यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, सेकंड हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, a substance is said to be electromagnet if it have low retentivity and high रिलेटिव परमेबिलिटी। जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हाई हो और लो रिटेंटिविटी हो, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये था आपका लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर 18। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है भाई, एक तो हमने हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में पढ़ा है कि बी और एच के बीच में रिलेशन होता है, जिसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि जब h की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो b की वैल्यू पे क्या असर होता है, जब b की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो h की वैल्यू पे, या डिक्रीज करते हैं तो हम क्या असर देखने को मिलता है। उसके बाद हमने परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा है कि कब हम किसी भी मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट मानते हैं, कब हम उसको क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मानते हैं। मैंने आपको बताया रिटेंटिविटी, कोएसिविटी और परमेबिलिटी, यदि तीनों हाई है तो हमारे पास वो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होगा, और यदि उसकी लो रिटेंटिविटी और हाई रिलेटिव परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी किसमें मैंने आपको बताया है, उसको मैग्नेटाइज, आराम से वो मैग्नेटाइज हो सकता है। डीमैग्नेटाइज जो वो है कोएसिविटी, और रिटेंटिविटी किसमें हेल्प करती है भाई, हमारी उसको डीमैग्नेटाइज करने में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होती है थियोरेटिकली। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 4 शुरू करेंगे। थैंक यू।